बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज बिजनेस कम्युनिकेशन का दूसरा टॉपिक अर्थात दूसरा लेक्चर। वैसे लेक्चर तो 3 बने हुए हैं, पहला सिलेबस का है और दूसरा से हम लोग स्टार्ट किए। तो देखिए लिखा हुआ है व्यावसायिक संप्रेषण बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसका दूसरा चैप्टर का नाम है हमारा व्यावसायिक संप्रेषण के रूप एवं वर्गीकरण। तो इस वीडियो को जानने से पहले और पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बना है उस पर नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में इसमें देखिएगा ध्यान से कि 2 टॉपिक है, व्यावसायिक संप्रेषण के रूप और व्यावसायिक संप्रेषण के वर्गीकरण। सबसे पहले हम व्यावसायिक संप्रेषण के रूप पर चलेंगे, अर्थात व्यावसायिक संप्रेषण के रूप। ध्यान दीजिएगा कि व्यावसायिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं। तो बता दें आपको कि बिजनेस कम्युनिकेशन के 2 फॉर्म होते हैं, आंतरिक संप्रेषण और बाह्य संप्रेषण। ध्यान दीजिएगा, इसको रूप को हमने 2 पार्टों में बांट दिया, ध्यान से समझिएगा। पहला एक है आंतरिक संप्रेषण, आंतरिक संप्रेषण, और दूसरा हमारा है बाह्य संप्रेषण। बाह्य संप्रेषण, ठीक है, मतलब कि इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब किसी संस्था के अंदर, मान लीजिए कि ये हमारी संस्था है, संस्था के अंदर बहुत सारे कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे। इन अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य किसी भी प्रकार के संदेशों का, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो। अर्थात व्यवसाय के अंदर है तो व्यवसाय से ही रिलेटेड होगा या व्यवसाय से रिलेटेड नहीं भी होगा। तो इस संस्था के अंदर जो भी टॉप लेवल से लो लेवल तक, या टॉप से मिडिल, मिडिल से लो, या लो से मिडिल, मिडिल से हाई, या डायरेक्ट टॉप टू हाई, हाई टू लो, किसी भी लेवल पर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनके मध्य जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी संदेश होते हैं, उनका जब आदान प्रदान किया जाता है, ठीक ना, तो उसे इंटरनल कम्युनिकेशन अर्थात आंतरिक संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या, कौन कौन से लोग आ सकते हैं, उसमें से अभी बताया कि अधिकारी, कर्मचारी, चपरासी, इंस्पेक्टर, मतलब निरीक्षक, जो भी है, मतलब संस्था के अंदर, ऑफिस के अंदर हैं। अब प्रश्न यह है कि बाह्य संप्रेषण हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। मान लीजिए कि ये हमारा संस्था है, इस संस्था के बाहर भी बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। इन लोगों के मध्य जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, इन लोगों के मध्य हम संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। पहले जानते हैं कि इस संस्था के बाहर कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे कि आपूर्तिकर्ता, सप्लायर्स, मार्केटिंग वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई फाइनेंसर है, वो भी हो सकता है, कोई क्रेता भी हो सकता है, विक्रेता भी हो सकता है, ठीक ना, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती है, सोशल पार्टीज हो सकती है। किसी भी तरीके से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों के जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं, इन विभिन्न व्यक्तियों के मध्य जो हम कम्युनिकेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं, संदेशों के आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान हम करते हैं, तो ये हमारा बाह्य संप्रेषण कहलाता है। आंतरिक संप्रेषण के संबंध में जॉर्ज टेरी ने क्या कहा था कि संप्रेषण वह ऊर्जा है, संप्रेषण वह ऊर्जा है जो प्रबंध प्रक्रिया के सफल संचालन को उत्साहित करती है।
क्या कहा था कि संप्रेषण वह ऊर्जा है, लिख दे, जॉर्ज आर टेरी महोदय ने क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा। इनका कहना है कि संप्रेषण वह ऊर्जा है कि जो प्रबंध प्रक्रिया को सफल संचालन में, जो प्रबंध प्रक्रिया को सफल संचालन में उत्साहित करती है, इन्होंने कहा था। अब बारी आती है हमारी कि पहले एक एक करके समझिए कि आंतरिक संप्रेषण, जैसे कि अभी समझे कि संस्था के अंदर विचारों का आदान प्रदान, आंतरिक संप्रेषण के इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों इस संस्था के अंदर ही कम्युनिकेशन किया जाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के अंदर कम्युनिकेशन करने का क्या रीजन होता है, क्या उद्देश्य होते हैं, और बाहर कम्युनिकेशन संदेशों का आदान प्रदान करने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले हम अंदर की बात जानते हैं। पहला इसका उद्देश्य होता है कि संस्था के अंदर जितनी भी नीतियां होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनको संगठित करना होता है। क्या होता, किसके लिए, नीतियों योजनाओं को संगठित करने के लिए क्योंकि जब तक हम अंदर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, संदेशों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम संस्था के अंदर जो भी नीति नियम योजना प्लानिंग करते हैं उसका सफल संचालन नहीं हो सकता। तो इन नीतियों और योजनाओं को संगठित करने के लिए ही हम इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं। अगला है, जो भी व्यापारिक, ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यापारिक कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने के लिए मतलब व्यवसाय के अंदर जो भी दिक्कतें, परेशानियां, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, तो उसको हम कम्युनिकेशन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मान लीजिए घर ही है, वो इंटरनल कहलाता है। कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक समस्या दूर कैसे होगी। ऐसा नहीं कि सभी लोग मुंह फुला के बैठे रहें तो समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए है कि जब तक हम अपनी बात को दूसरे के सम्मुख नहीं रहेंगे तब तक उसकी बात हम कैसे जानेंगे। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी इंटरनल कम्युनिकेशन किया जाता है। और क्या है, कर्मचारियों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए इसके लिए भी इंटरनल कम्युनिकेशन किया जाता है कि जो इस संस्था के अंदर कर्मचारी हैं, खुले विचारों से जब अब बातों को शेयर नहीं करेंगे तब तक क्या मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनता। अब मान लीजिए आप ही है, आप अपने दोस्त से खुलकर बात नहीं करते हैं तो आपका दोस्त कैसे बात करेगा। आप भी खुलकर बात करिए, वो भी खुलकर बात करेगा, तभी ना विचार और तालमेल बैठेगा। तो इसको करने के लिए भी इंटरनल कम्युनिकेशन हमारा किया जाता है। अगला है, संस्था में नेतृत्व व निर्देशन के लिए मान लीजिए इस संस्था में किसी भी प्रकार को हम डायरेक्शन देना है, निर्देशित करना है, कर्मचारियों को मोटिवेट करना है या कर्मचारियों का लीडरशिप करना है। तो लीडरशिप कैसे होगा, जब हम खुले विचार से उससे बात करेंगे, हम उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। और कैसे, बातों से जब विचार बन जाएगा तो एक नहीं हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
तो इसके लिए भी इंटरनल कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये भी इसके उद्देश्य हैं। अगला है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए ध्यान दीजिएगा। मतलब कि इंटरनल कम्युनिकेशन जो संस्था के अंदर हमारे एम्प्लॉइज हैं, काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना भी जरूरी होता है। अब वो हमें मोटिवेशन बातों के द्वारा ही किया जा सकता है। तो मोटिवेशन देने के लिए, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए, उनके अंदर इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए इंटरनल कम्युनिकेशन एकदम नितांत आवश्यक है। इसके वजह से भी किया जाता है। अगला है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, संस्था के उद्देश्यों का विस्तार करने के लिए, संस्था के उद्देश्यों का विस्तार करने के लिए भी इंटरनल कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये तो बात चल रही थी हमारे आंतरिक संप्रेषण, इंटरनल कम्युनिकेशन, इसके क्या है और इसके क्या उद्देश्य है। अब हम चलते हैं इधर बाह्य संप्रेषण की, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के हमारे उद्देश्य क्या है, ये क्यों किया जाता है, थोड़ा इसके भी पॉइंट चलते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी में आप समझे कि ये हमारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, इसके बाहर भी बहुत सारे लोग होते हैं और इन बाहरी व्यक्तियों से जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो वही हमारा बाह्य संप्रेषण या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे ग्राहक हैं, मतलब कस्टमर है, तो ग्राहकों की अभिरुचि जानने के लिए मतलब कि हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं, किस तरह की सामानें चाहते हैं, किस मूल्य पर चाहते हैं, मतलब उनकी अंदर इच्छा क्या है, इस चीज़ जानने के लिए हमको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। बाह्य संप्रेषण करना एकदम जरूरी है। अगला है विपणन लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए मान लीजिए इस संस्था के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, प्रोडक्शन भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, और माल ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं, कहीं भेज नहीं रहे हैं, भेजना पड़ेगा हमको, कहीं बेचना पड़ेगा, लेकिन बेचने से भी पहले हमको मार्केटिंग का काम करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग का काम करना पड़ेगा। तो हमारा जो विपणन लक्ष्य है, टारगेट है, वह कैसे पूरा हो सकता है, वो कम्युनिकेशन के द्वारा ही पूरा हो सकता है। और कौन सा कम्युनिकेशन? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। क्योंकि जब घर से बाहर, ऑफिस से बाहर, संस्था के बाहर हम नहीं निकलेंगे और फील्ड में नहीं घूमेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन पूर्ण नहीं होगा। तो जरूरी है कि जब मार्केटिंग के लक्ष्यों को पूर्ण करना है तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का होना वहाँ पे बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अगला है कि बैंक, बीमा कंपनियों से संबंध बनाने के लिए देखते होंगे कि जब इतनी बड़ी संस्था चल रही है तो बैंक की भी जरूरत पड़ेगी और सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन संस्थाओं को चाहिए कि क्या नाम है, बैंकों और बीमा कंपनियों से रिलेशनशिप अच्छा रखें। और वो अच्छा कैसे रख सकते हैं? कम्युनिकेशन के द्वारा ही रख सकते हैं। अब कौन सा कम्युनिकेशन? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से हम विभिन्न प्रकार की कंपनियों या बाहरी जगत से हम अपना अच्छा संबंध बना सकते हैं। ठीक है। अगला इसमें है दिया गया है आपूर्तिकर्ताओं से मधुर संबंध बनाने के लिए। आपूर्तिकर्ताओं से मधुर संबंध बनाने के लिए। ठीक है। आपूर्तिकर्ता किसको कहा जाता है? सप्लायर को कहा जाता है। सप्लायर हमारे फेवर में है तो समझिए कि माल तो बिकेगा ही बिकेगा। सप्लायर फेवर में नहीं है तो माल कहाँ से बिकेगा? उससे रिलेशनशिप बेहतर होनी चाहिए।
अगला है सरकारी परिवेश की जो नीतियां हैं, अर्थात सरकार की हमारी जो पॉलिसियां हैं उसकी भी जानकारी की। सरकारी नीतियों की जानकारी के लिए भी हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जरूरी है। तो अभी ये दो टॉपिक था, व्यावसायिक संप्रेषण के रूप और वर्गीकरण, जिसमें व्यावसायिक संप्रेषण के रूप के बारे में जाने कि दो ही रूप होता है, आंतरिक और बाह्य संप्रेषण, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। इसके उद्देश्य भी बताया। कैसा लगा जल्दी से नोट करिए, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि व्यावसायिक संप्रेषण के वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको मिटा दें। थोड़ी देर एक सेकंड के लिए हट जा रहे हैं हम, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि नोट हो जाए। ठीक है, आइए तब इसको मिटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक संप्रेषण के वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, व्यावसायिक संप्रेषण के वर्गीकरण को हमने 3 आधार पर बांटा। इसका वर्गीकरण हमने 3 पार्ट में बांटा, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। वह 3 पार्ट हमारे होते कौन कौन से हैं? पहला है कि माध्यम के आधार पर, ये हम इसको नाम दे रहे हैं माध्यम के आधार पर। ठीक है, और जो हमारा बी पार्ट है उसको हम नाम दे रहे हैं दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर। और जो हमारा सी पार्ट है उसको हम कौन सा नाम दे रहे हैं? संगठन संरचना के आधार पर। संगठन संरचना के आधार पर। ठीक है, हमने 3 पार्टों में इसको बांटा। प्रश्न भी आता है कि माध्यम के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, माध्यम के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। ध्यान दीजिए, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन और इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है कि ऐसे संप्रेषण, ऐसे सूचनाएं या ऐसे संदेश जिसे शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो क्या कहलाता है? शाब्दिक संप्रेषण। किसी भी प्रकार की संस्था हो, जब अपने संदेशों को शब्दों में व्यक्त करके किसी के सम्मुख लाती है या व्यक्त करती है, तो शाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे मतलब आओ जाओ, अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता। प्रश्न है कि ये शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? शाब्दिक संप्रेषण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? लिखित और मौखिक संप्रेषण। कौन कौन से? लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। लिखित संप्रेषण क्या होता है कि जिन संदेशों या सूचनाओं को हाथ से कागज पर लिखकर, माने कागज कलम की सहायता से कागज पर लिखकर, जैसे लेटर, चिट्ठी,
ठीक ना, नोटबुक वगैरह है, तैयार करते हैं, अगले को देते हैं, तो लिखित संप्रेषण कहलाता है। और मौखिक संप्रेषण, जैसे मैंने बांध दिया आप सुन लिए, मैंने कह दिया आप सुन लिए, तो ये मौखिक संप्रेषण। किसी भी संदेश को जब मुंह से कहकर दूसरे तक पहुंचा दिया जाता है, कागज का कलम की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। प्रश्न अब आती है कि अशाब्दिक संप्रेषण ये कितने प्रकार के होते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण भी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रकार क्या है? पहला है संकेत भाषा संप्रेषण। संकेत भाषा संप्रेषण मतलब किसी भी संदेशों को संकेतों में व्यक्त करना। अगला है दैहिक भाषा, दैहिक भाषा संप्रेषण। थोड़ा समझते जाइए, संकेत भाषा संप्रेषण, ये संकेत भाषा, ये जाने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ये संकेत भाषा संप्रेषण मतलब इशारों में आंख दबाकर, हाथ दबाकर, ऐसे करके ये संप्रेषण संकेत भाषा संप्रेषण कहा जाता है। दैहिक भाषा संप्रेषण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब ऐसे, मतलब अंगड़ाई ले रहे हैं, ठीक ना, गर्दन हिलाकर कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, ऐसे कर रहे हैं, तमाम तरीके के एक्टिविटी, मतलब बॉडी से एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसे दैहिक भाषा संप्रेषण कहा जाता है। अगला है पाश्चर्य भाषा, पाश्चर्य भाषा संप्रेषण। ये क्या होगा? पाश्चर्य भाषा मतलब पैरा लैंग्वेज। बहुत पहले के समय में ये देखते होंगे कि ऐसे कुछ अजीबोगरीब आवाज निकाली जाती है। अजीबोगरीब मतलब सीटी बजा के, कुछ अजीब सा चिल्ला के एक्टिविटीज किया जाता है, तो यह पाश्चर्य भाषा संप्रेषण कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे के आधार पर, दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दिशा के आधार पर संप्रेषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है? पहला हमारा है लंबवत संप्रेषण। लंबवत संप्रेषण, लंबवत मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ा, ऐसे स्ट्रेट। जब कोई भी कम्युनिकेशन ऐसे खड़े ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब एक सीरीज में, एक चेन में, एक सीक्वेंस में जाता है, तो उसे वर्टिकल संप्रेषण कहा जाता है। और दूसरा है क्षैतिज संप्रेषण। क्षैतिज संप्रेषण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। मतलब ऐसे, समझ रहे ना, जब एक समान व्यक्ति सेम उसी समान व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करता है, फिर वह किसी अन्य से कम्युनिकेशन करता है, मतलब एक लेवल का अधिकारी आपस में बातचीत करते हैं, नीचे के कर्मचारी आपस में बातचीत करते हैं, मतलब इक्वल जो एम्प्लाई होते हैं, इक्वल लेवल के एम्प्लाई होते हैं, जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे क्षैतिज संप्रेषण। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। घर में हैं, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी अपने उम्र के लोगों के साथ जब बातें करते हैं, जहाँ न छोटे न जहाँ न बड़े होते, तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। आप हैं, आप अपने फ्रेंडों से बात करते हैं, उसमें कोई न बड़ा न कोई छोटा होता, तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रश्न आता है अब तीसरा, इसका कौन सा कम्युनिकेशन है? कर्ण संप्रेषण। कौन सा है? कर्णीय संप्रेषण। इसको अंग्रेजी में डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है हमारा, कि जो न लंबवत हो, न क्षैतिज हो, न वर्टिकल हो, न हॉरिजेंटल हो, न ऐसे हो न ऐसे हो, अर्थात छोटा वाला बड़े से, बड़े वाले छोटे से, छोटा वाला बीच वाले से, बीच वाला बड़े वाले से, बीच वाला बड़े वाले से, तो बड़ा वाला छोटे वाले से,
ऐसे जैसे मान लीजिए हम हैं, अपने से बड़ों से भी बात करते हैं, छोटे से भी बात करते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इस प्रकार की जब सूचनाएं एक दूसरे के सम्मुख आती जाती हैं तो यह कणीय संप्रेषण कहलाता है। अब आता है संगठन संरचना के आधार पर। संगठन संरचना के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे संगठन की संरचना क्या रियल में ही आगे चल के ये चैप्टर्स हो जाएंगे। 2 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है हमारा औपचारिक कम्युनिकेशन, औपचारिक संप्रेषण, और दूसरा होता है अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है, इसको अंग्रेजी में फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। औपचारिक संप्रेषण क्या होता है यह जानिए। जब किसी भी कम्युनिकेशन या संदेश वाहन को या संदेशों को, सूचनाओं को संस्था के नियमों के अनुसार, किसी भी संस्था के नियमों के अनुसार, नियमों के अकॉर्डिंग किया जाता है, किसके, किसी दूसरे के सम्मुख, जहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके नियम होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसको पालन करते हुए, ध्यान में रखते हुए जो कम्युनिकेशन हम करते हैं तो उसे औपचारिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस तरह से कम्युनिकेशन अक्सर देखे होंगे संगठन संरचना किसी हर एक संगठन में होता है। जैसे एक बड़ा बॉस आया, छोटा वाला कर्मचारी खड़ा हो गया, अर्थात उससे रिस्पेक्ट किया, सामने से गुजरा, उसको नमस्कार किया, सर सर सर, ये चीज़, ये बातें, वो बातें, बड़ा वाला ने ऑर्डर किया, कैसे, कम्युनिकेशन के जरिए। ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाते हैं, मतलब औपचारिक संप्रेषण। जब संगठन के नीतियों के अनुसार, एक कुछ रूल रेगुलेशन के अनुसार जब हम किसी भी प्रकार की सूचना को अपने अधीनस्थ के तक पहुंचाते हैं या नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब वहीं पे प्रश्न उठता है कि अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है, अर्थात इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें नीतियों और नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाता, कोई किसी से भी कैसे भी बात कर लेता, ठीक है, छोटा बड़े से, बड़े छोटे से, घर वाला बाहर से, बाहर वाला घर से, ठीक ना, कार्यालय वाला बाहर से, बाहर वाला घर से, कैसे भी आया, धड़ल्ले से बात किया एकदम, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता। तो इस तरह ये आपका जो टॉपिक था व्यवसायिक संप्रेषण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ये 3 पार्ट में बांटा गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं, नेक्स्ट डे, तब तक के लिए